Okay, sir. Okay, so very good morning, student. Today we will start our numerical on the hydrostatic force on particle plane surface submerged in liquid. तो पिछला जो क्लास में मेरा वर्टिकल प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल तुम लोग वर्टिकल प्लेन सरफेस का डेरिवेशन तुम लोग को दिखाया था, और जो वर्टिकल प्लेन सरफेस का जो डेरिवेशन मैंने दिखाया था, तो डेरिवेशन में हम लोगों को ये पता चला था कि जो वर्टिकल प्लेन सरफेस का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसका जो क्या बोलते हैं टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो फुल्ली रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्या है क्या नहीं है वो भी मैंने कल बताया था, एंड इवन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है पिछला क्लास में पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास का जो फुल टॉपिक है वो है सिर्फ न्यूमेरिकल ऑन द वर्टिकल प्लेन सरफेस for defining the hydrostatic force. Okay, so उसके पहले ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आज का क्लास में हम लोग कुछ चीज जानेंगे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एज इट इज। व्हाई? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सब्जेक्ट है टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का थर्ड सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया गया है। तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूं, क्योंकि डेरिवेशन जब हम लोग करेंगे थोड़ा ध्यान देना, जब हम लोग डेरिवेशन पार्ट करते हैं तो डेरिवेशन पार्ट में क्या होता है कि हम लोग एक आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट का ऊपर सारा काम करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। लेकिन when we will go for the numerical, जब न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग आएंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट में वेरियस देयर इज नो आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट, तो वहां पे या तो रेक्टेंगल देगा या तो ट्रायंगल देगा या तो सर्कल देगा। तो वही सब चीज का एक नोट डाउन हम लोग कर लेंगे कि अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होता है, ट्रायंगल होगा तो क्या होता है, सर्कल होगा तो क्या होता है, इस तरीके का थोड़ा सा हम लोग एक नोट डाउन कर लेंगे, ताकि कभी भी तुम लोगों को अगर ऐसे भी तुम लोगों के पास जो आपके पास का जो इनपुट है उसमें सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन ये फिर भी याद करके रखना है ताकि कोई भी न्यूमेरिकल जब करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर वो तुम लोग को आराम से कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यहाँ पे मैं कुछ वेरियस सरफेस के ऊपर बोलूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस प्लेन सरफेस, ओके, वेरियस प्लेन सरफेस, moment of inertia and other geometric properties of various plane surface, right? तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग का जो पहला वेरियस प्लेन सरफेस, हम लोग का जो पहला प्लेन सरफेस है वो है मेरा रेक्टेंगल, देखो यही जो चीज है यही सब चीज से हम लोग धीरे-धीरे न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाना है। तो जब रेक्टेंगल है और अगर उसी रेक्टेंगल का अगर ये मेरा d है, ये लेंथ अगर मेरा d है और ये अगर मेरा B है, ये अगर D है और ये अगर मेरा B है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको बीचों बीच में रहता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बीचों बीच में रहता है, तो इसका बीचों बीच का जो ये हाइट है, ये हाइट मान के चलते हैं हम, मैं बोल रहा हूँ x, ठीक है, इसका बीचों बीच में होता है हाइट x। अब तुम लोग मुझे रेस्पॉन्स करना, अगर मैं इस रेक्टेंगल सरफेस का CG में अगर बोलूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये G पॉइंट कितना डिस्टेंस है, वो x डिस्टेंस है, so x equals to what? So x equals to what? Anyone please answer? अजय कुमार अनम्यूट करो या तो अनम्यूट करो, अजय म्यूट करो या अनम्यूट करो। सर हाँ बोलो सर, b into d minus a। मैं सीजी में x का वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं जो सीजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसमें मैं x का वैल्यू पूछ रहा हूँ, x इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे ये मेरा x है, ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल G है, तो ये मेरा x है, x इक्वल्स टू व्हाट? ये x इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस हाइट, ये मेरा हाइट d है, तो x d minus x, क्या लिखूंगा? d minus x, d minus d by 2, d by 2, x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं d by 2, ओके, x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं d by 2। सो CG का जो डिस्टेंस है वो मैं लिख दिया x इक्वल्स टू d by 2। नाउ एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? ये जो मैं रेक्टेंगल का मैंने बोला हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? मुझे बताओ, मुझे कोई बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? d into b, b into d, okay, b into d, this is the area of the rectangle।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MY? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जो डिटरमाइन किया जाता है वो कोई ना कोई एक्सिस को डिपेंड करके डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे एक एक्सिस है, मेरा यहाँ पे एक एक्सिस है। अगर मेरा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो एक्सिस के बेसिस पे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, वही एक्सिस के बेस पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कैसे होता है, अगर वो एक्सिस मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जहां पे पॉइंट है, अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल का जहां पे पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर से अगर मैं एक्सिस एक ड्रॉ करता हूं, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो मैं लिखूंगा IG, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिस्पेक्ट, ठीक है। और अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, बेस मतलब दिस इज द बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, तो ये सब ध्यान रखना है। तो दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक है मेरा G जिसे which is my center of gravity axis, which is one is the base axis which is my I0, moment of inertia about base, moment of inertia about base। so इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, I0 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, IG के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में ये सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर कट सिखाया गया है तुम लोगों को। तो मोमेंट IG का जब हम लोग IG करेंगे, इसका मतलब हम लोग जो एक्सिस को यहाँ पे पकड़ रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर से लाइन कर रहा है। तो यहाँ पे IG जब पकड़ेंगे तो इसका क्या फार्मूला होगा तुम लोगों को पता है? रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एनीवन आंसर प्लीज, एनीवन आंसर प्लीज। BD, हाँ BD by 12, BD BDQ by 12, BD क्यूब by 12, थैंक यू। IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर एक्सिस को अगर देखा जाए तो ये आता है BD क्यूब by 12। बट अगर बेस के रिस्पेक्ट में अगर बनाएंगे हम लोग, बेस के रिस्पेक्ट में अगर बनाते तो ये मेरा होता है BD क्यूब by 3, ठीक है। बेस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग बनाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन का जब शामशद सर का क्लास होगा, राइट, तो शामशद सर को एक बार बस सर को बोला कि सर एक बार हम लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस ब्रीफ थोड़ा सा मुझे हम लोग को एक बार रिवीजन करवा दीजिए, ताकि हम लोग को थोड़ा याद आ जाए, क्योंकि फ्लूइड में उसका एप्लीकेशन काम पे आता है, ठीक है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरी में व्हाई द पैरेलल एक्सिस इज कॉल्ड, बिकॉज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस ये है और बेस का एक्सिस ये है, तो ये दोनों एक्सिस क्या है, दोनों एक्सिस पैरेलल है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरी के बेसिस पे ये निकाला जाता है I0 BD क्यूब by 3, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा CG कितना डिस्टेंस में रहता है, एरिया क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बेस के रिस्पेक्ट में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये सारे चीजों को याद रखना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए सोच लो क्या करना होगा, कैसे क्या बोलेंगे, तो पूछेंगे जरूर तुम लोगों को। ये हाइट मेरा h है, ये हाइट मेरा h है, ये मेरा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है ट्रायंगल का, थोड़ा सा नीचे लाई करता है मीडियन, मतलब अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ पे ऐसे करके अगर हम लोग काटेंगे तो ये जो पॉइंट मेरा जनरेट होता है, ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जनरेट होता है, ठीक है, ट्रायंगल। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ पे मैंने शुरू किया हुआ G, राइट। तो ये होल डिस्टेंस मेरा कितना है, ये होल डिस्टेंस है B, और यहाँ से लेकर बेस तक ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G है, यहाँ से लेकर बेस तक का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर बेस तक का डिस्टेंस है x। अब सेम व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ CG का डिस्टेंस क्या है, x इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू d/2 हुआ है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, मुझे कोई बताओ प्लीज, आंसर बताओ मुझे जल्दी, x इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, टाइम नहीं होता, जल्दी का आंसर करो। x इक्वल्स टू क्या होगा, सर h, why h, x यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ पे है, ये G से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, G से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये है x, और ये होल हाइट है h। तो मेरा सवाल है ये CG कितना डिस्टेंस से लाई कर रहा है, कितना डिस्टेंस में लाई कर रहा है, h by 3, by 2,
h/3 थैंक यू h/3 राइट। जब एक ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल को अगर हम लोग इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट बनता है ये हाइट होता है h/3 और ये हाइट होता है 2h/3। ऊपर वाला हाइट अगर तुमको बोला जाएगा कि वर्टेक्स से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2h/3। लेकिन अगर बेस से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है वो हम लोग लिखेंगे h/3। ओके सो x इक्वल्स टू मेरा h/3 हो जाता है, हो जाएगा। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू क्या है प्रभाकर? BH2 कौन? राहुल बोलो क्या बोल रहे थे? BH/2 BH/2 मतलब हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो हाफ इनटू परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट कितना है? h हाइट है तो परपेंडिकुलर इनटू बेस, बेस का b है तो हाफ इनटू b इनटू h। मैंने एरिया लिख दिया। अब व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी IG का वैल्यू क्या होगा? IG इक्वल्स टू व्हाट? IG का वैल्यू क्या होगा? एनीवन? ट्रायंगल का IG का वैल्यू क्या होगा? फास्ट जल्दी। ट्रायंगल का IG का वैल्यू क्या होगा? सो देखो ट्रायंगल का जो IG का वैल्यू है वो है मेरा BH3/36 राइट। BH3/36 होता है ट्रायंगल का IG का वैल्यू। ये बार-बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो। पिछला सेमेस्टर का जो सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल में 4th चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू कहां से निकले। अगर रट्टा मारना, अगर तुमको याद अगर रख सकते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इसको समझना चाहते हो तो तुमको एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर को रिवीजन करना पड़ेगा राइट। But this fluid mechanics, so I am not elaborating the how this will come, but you have to just understand, or you have to know what is the value of IG for the rectangle and what is the value of IG for the triangle. So IG equals to BH3/36. Now what is the moment about inertia about base? मतलब यहाँ पे मेरा एक्सिस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और यहाँ पे मेरा बेस में एक एक्सिस है। तो अगर मैं बेस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा मतलब I0 अगर मैं करूंगा तो I0 का वैल्यू क्या होगा? I0 का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं बेस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो I0 का जो वैल्यू होता है वो होता है BH3/12, वो होता है BH3/12। तो ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हो गया, ट्रायंगल के लिए होगा, हो गया। अब मेरे पास है सर्कल के लिए। नेक्स्ट सर्कल के लिए, ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है। सर्कल का बीचों बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G हुआ। इसका जो यहां से लेकर ये बेस पॉइंट से लेकर इसका जो हाइट है दैट इज माय x, और इसका जो टोटल डायमीटर है मतलब दिस एंड दिस, जो टोटल डायमीटर है दैट इज माय d, स्मॉल d। अब इसका मुझे बताओ x का वैल्यू क्या होगा? अगर इसका डायमीटर d है और g अगर बीचों बीच काम करता है तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? D/2 x का वैल्यू d/2 होगा। थैंक यू, d/2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया? एरिया का वैल्यू क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया जल्दी बोलो, सर्कल का एरिया क्या होगा? सर पाई D/2 स्क्वायर। ना गलत, पाई आर स्क्वायर सर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई d स्क्वायर बाय 4। ठीक हाँ है, सर। पाई d स्क्वायर बाय 4 सर्कल का जो एरिया होगा पाई बाय 4 इनटू d स्क्वायर होता है। पाई बाय 4 इनटू d स्क्वायर, तो हम लोग इसको बोलते हैं पाई d स्क्वायर बाय 4। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ig इक्वल्स टू क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? Ig इज इक्वल टू व्हाट? Ig इज इक्वल टू व्हाट? Ig इज इक्वल टू पाई d टू द पावर 4 बाय 64 होता है। और बेस के रिस्पेक्ट में देखो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर इधर का भी जितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इधर का भी उतना ही डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इधर का भी उतना ही डिस्टेंस है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इधर का भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन दूसरा केस में इधर से लेकर इतना जितना डिस्टेंस, इधर से लेकर इसका डिस्टेंस, इधर से लेकर इसका डिस्टेंस, इधर से लेकर इसका डिस्टेंस सेम नहीं है। तो इसीलिए बेस के रिस्पेक्ट में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा था। लेकिन जब सर्कल के केस में अगर मैं आऊंगा तो सर्कल के केस में क्या होता है, सिर्फ IG बनता है, बट बेस के रिस्पेक्ट में कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनता है, सिर्फ IG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बनता है। IG is equal to pi to the power 4/64। तो ये बेसिक चीज है जो बेसिक प्लेन सरफेस के ऊपर है। और एक प्लेन सरफेस है जिसका नाम है ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, इसको कितना आदमी जानते हो, इसके बारे में कितना आदमी देखते हो, ये ट्रेपेजियम के बारे में कितना आदमी जानते हो, थोड़ा सा मुझे बताओगे कितना आदमी को ट्रेपेजियम के बारे में सब कुछ पता है? तुम लोग अभी मैकेनिकल का 3rd सेमेस्टर में पढ़ो, 4th सेमेस्टर में पढ़ो, राइट। लेकिन तुम लोगों को सर्कल का एरिया बोलने में तुम लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग पास कैसे करोगे, तुम लोग पास कैसे करोगे? सो ये मेरा बी है, राइट, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रेपेजियम से x डिस्टेंस में है, और इसका जो हाइट है दैट हाइट इज h, इसका जो हाइट है दैट हाइट इज h। ये ट्रेपेजियम कितना लोग देखे हो, इसको पहले कितना लोग देखे हो ना, ये सर नो देखे हो कि देखे नहीं? यस सर देखे हैं। यस देखें। देखे हो। तो आप मुझे बताओ कि ये यहां से लेकर इसका डिस्टेंस कितना है x, सो x का वैल्यू क्या होगा? यहां से लेकर इसका हाइट h है, यहां से लेकर इसका ये g है, तो x का वैल्यू क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा वैल्यू? h/4। हाँ एकदम ही गलत, h/4 नहीं होता है। हम तुम लोग ये चीज इतना इजी नहीं है, थोड़ा तुम लोग को मैं बोल दूंगा। ये इसका फॉर्मूला को तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा। x का जो वैल्यू होगा दैट इज 2a + b डिवाइडेड बाय a + b इनटू h/3, ठीक है। x = 2a + b डिवाइडेड बाय a + b इनटू h/3। ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ट्रेपेजियम में तुम लोगों को जो गवर्नमेंट का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है जूनियर इंजीनियर का, वहां पे अगर ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम लोगों को डिफाइन करने बोलता है, राइट, वहां पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम लोगों को डिफाइन करने बोलता है तो तुम लोग आराम से ये फॉर्मूला को अप्लाई करके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम लोग डिफाइन कर पाओगे। x = 2a + b डिवाइडेड बाय a + b इनटू h/3। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम? इस ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेजियम बोलो सर 2a + b है, मतलब a2 है ना कि ब्रैकेट पे? ये 2a + b डिवाइडेड बाय a + b होल ब्रैकेट इनटू h/3, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, हाफ इनटू उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। पैरेलल साइड इनटू h, a + b इनटू h होता है जो एडिशन, हाफ इनटू एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैरेलल साइड? दिस इज द पैरेलल, दिस ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो इसका जो एरिया बनता है दैट इज हाफ इनटू a + b इनटू h, ठीक है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG, इसका जो IG निकलता है, IG को तुम लोग को नहीं कर पाओगे, IG होता है a² + 4ab + b², a² + 4ab + b² डिवाइडेड बाय 36 इनटू a + b, a² + 4ab + b² डिवाइडेड बाय 36 इनटू a + b इनटू h³, ठीक है। ये जो IG होता है, IG का फॉर्मूला ये होता है IG = a² + 4ab + b² डिवाइडेड बाय 36 इनटू a + b इनटू h³, ये तुम्हारा आता है। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट इसका, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अगर खींचना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट खींच ले सकते हो। अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो कोई स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम इसको साफ करेंगे, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।
तो ये चीज इसलिए मैं स्क्रीनशॉट खींच के रखने बोल रहा हूँ, ताकि अभी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये न्यूमेरिकल कराने के टाइम पे ये तुम लोगों को बहुत काम पे आएगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल के टाइम पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए या इंक्लाइन प्लेन सरफेस के लिए हम लोगों का ये सब वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लाइन प्लेन सरफेस हम आज इसलिए शुरू नहीं किए क्योंकि आई नो इंक्लाइन प्लेन सरफेस को सिर्फ उसी में हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन सरफेस वेरी डिफिकल्ट डेरिवेशन। और पिछला 7 साल में 2014 सॉरी तुम लोग का ये नया सिलेबस है, पुराना सिलेबस में एक टॉपिक था, तो पिछला 7 साल से 2014 से लेकर 2020 राइट, तो ये पिछला 7 साल में कम से कम ये जो इंक्लाइन प्लेन सरफेस के ऊपर डेरिवेशन आया है 4 से 5 बार, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए आया है 2 बार, लेकिन वर्टिकल प्लेन साथ में जब इंक्लाइन प्लेन सरफेस का डेरिवेशन देता है तो वर्टिकल प्लेन सरफेस का न्यूमेरिकल देता है साथ में, और अगर वर्टिकल प्लेन सरफेस का डेरिवेशन देते हैं तो इंक्लाइन प्लेन सरफेस का न्यूमेरिकल देता है। तो इंक्लाइन प्लेन सरफेस बहुत ही लेंथी डेरिवेशन है और बहुत ही फोकस डेरिवेशन है, उसमें थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज़ इट्स ऑनलाइन कोड और तुम लोगों को भी समझने में दिक्कत होगा। तो इंक्लाइन प्लेन सरफेस को बहुत फोकसली हम लोगों को करना है और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वर्टिकल प्लेन सरफेस का डेरिवेशन साथ में वर्टिकल प्लेन सरफेस का न्यूमेरिकल और इंक्लाइन प्लेन सरफेस का डेरिवेशन, इंक्लाइन प्लेन सरफेस का न्यूमेरिकल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है। अगर हम लोग ये पार्ट छोड़ देंगे तो इसका मतलब हम लोग को समझ के रखना है कि हम लोग 10 to 15 मार्क्स हम लोग रिलीज कर दिया, हम लोग सेमेस्टर में 15 मार्क्स लिख के नहीं आ पाए। हम लोग अगर सही ढंग से इसको करते हैं, ये चैप्टर को प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्टिकल प्लेन सरफेस डेरिवेशन न्यूमेरिकल, इंक्लाइन प्लेन सरफेस डेरिवेशन न्यूमेरिकल, तो हम लोग को बहुत ही इजी होगा ये चैप्टर में से 15 मार्क्स को निकालना। लेकिन अगर नहीं करेंगे, ये पार्ट को छोड़ देंगे, सिर्फ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो फिर हम लोग 15 मार्क्स निकाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा फोकस्डली इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो ये वाला पार्ट तुम लोग को अच्छे से ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम पे जब हम पूछेंगे तो तुमको आंसर करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट खींचे हो? स्क्रीनशॉट खींच लिए? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं और अभी हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें। क्लास होने के बाद मैं बाकी लड़कों को बोल रहा हूँ, क्लास होने के बाद जो मैं वीडियो ये जो रिकॉर्डिंग में जो यूट्यूब में अपलोड करके तुम लोग को लिंक सेंड करता हूँ, वो तुम लोग स्टडी कर रहे हो, वो देख रहे हो? एक बार रिपीट करके देख रहे हो या नहीं देख रहे? यस सर। ठीक है, इसको उस सबको देखा करो। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर अभी देखो क्लास के टाइम में क्या होता है, मान के चलो कभी नेटवर्क का इशू हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मेरा बात सही ढंग से सुनाई नहीं दिया, तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैं जब यूट्यूब में अपलोड करके तुम लोगों को दे रहा हूँ, वो चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूट्यूब से चलेगा, बफरिंग होगा तो फिर पॉज करके फिर चलाओ, लेकिन रिकॉर्डिंग सब देखो, दिखा करो। रिकॉर्डिंग देखते तुम लोगों को जो भी तुम्हारा डाउट्स अगर क्लास में रह गया है वो डाउट तुम्हारा वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं न्यूमेरिकल में, अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस। फर्स्ट क्या बोला है? शेप। मैंने बोला था क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। तो मुझे एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस बोला है जिसका वाइड मतलब जिसका मैं बोल रहा हूं b इक्वल्स टू 2 मीटर एंड डीप। देखो वाइड मतलब क्या है? वाइड मतलब चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ाई, विड्थ, ब्रेथ। सो b equals to 2 meter and 3 meter deep. So h equals to 3 meter. देखो 3 meter deep। तो मेरा पहला जो लाइन से मुझे 2 वैल्यू मिला तो मैंने 2 वैल्यू को अलग कर दिया। It lies in vertical plane in water. It lies in vertical plane in water मतलब ये वाटर में वर्टिकल प्लेन, लाइज इन वर्टिकल प्लेन मतलब अगर मेरा ये वाटर है, मान के चलो ये मेरा वाटर लेवल है, तो ये मान के चलो रेक्टेंगुलर पार्ट है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये मेरा वाटर का फ्री सरफेस है, राइट, मेरा ये हाथ, और ये मेरा रेक्टेंगल है जिसका विड्थ है 2 मीटर और डेप्थ है 3 मीटर, राइट। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ओके। सो विड्थ 2 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर, ओके। शुभ जी स्क्रीनशॉट सेंड करो, शुभ जी स्क्रीनशॉट सेंड करो, शुभ जी
नहीं है सर वो। हाँ है, शुभजीत क्लास में दिखाई दे रहा है। शुभजीत 19/072 दिखाई दे रहा है क्लास में शुभजीत। अच्छा कोई दूसरा एक लड़का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो मुझे। कर दिए सर। ठीक है शुभजीत। ओके सो इट लाइज इन द वर्टिकल प्लेन इन वाटर, मतलब पानी का जो लिक्विड है उसके अंदर वर्टिकल प्लेन हिसाब से रहा है। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, टीपी लिखा हूँ। तो ये टीपी मतलब टोटल प्रेशर फोर्स and position of CP. What is the meaning of CP? Meaning of CP is center of pressure. So determine the total pressure force and position of center of pressure on the plane surface. तो ये जो मेरा वर्टिकल प्लेन सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है, ये वर्टिकल प्रेशर के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स कितना काम कर रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना हाइट में है वो हम लोग को डिफाइन करना है। So when its upper edge is horizontal, when its upper edge is horizontal, upper edge मतलब इसका मान लो इस तरीके का है, तो इसका जो अपर एज है, ये अपर एज हॉरिजॉन्टल है। तभी यहाँ से दिखा, अगर तुम लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए मेरा ये पेन को स्टैंड कर दिया है यहाँ पे। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो फिर ये पेन स्टैंड नहीं करता, तो क्योंकि इसको मैं हॉरिजॉन्टल शेप में रखा हूँ और ये हॉरिजॉन्टल है इसीलिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रह गया। तो ये जो बोला है कि when its upper edge is horizontal coincides with water surface and 2.5 meter below the free water surface। अब सवाल है कि सर इसमें तो कोई ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, अब हम लोग कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ रहता है जिससे हम लोग को ड्राइंग खुद से करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ड्रॉ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करेंगे। और रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। तो मैं एक पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। ये रेक्टेंगल कहां है? ये रेक्टेंगल का 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, सो 3 मीटर इसका हाइट मैंने शो कर दी। It lies in a vertical plane in water, तो ये वर्टिकली अभी हम रखे जो मेरा वाटर में है। Determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface, ठीक है, निकालने बोला है तो हम निकालेंगे जरूर। When its upper edge is horizontal, when its upper edge is horizontal, देखो upper जो edge है, ऊपर वाला जो edge है ये horizontal है, coincides with water surface। First condition क्या है? It coincides with water surface। इसका मतलब जो फ्री वाटर सरफेस डेरिवेशन के टाइम हम लोग देखे थे, फ्री वाटर सरफेस यहाँ पे और जो वर्टिकल प्लेन सरफेस यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पहला पार्ट बोल दिया गया है, पहला पार्ट में बोला है कि when its upper edge is horizontal and coincides with water surface। coincide का मतलब कोई मुझे बताओगे प्लीज? What is the meaning of coincides? What is the meaning of coincides? Anyone? Anyone? What is the meaning of coincides? COINCID, coincides. Answer. पुरंदर, मृत्युंजय, आंसर बोलो। शुभजीत बोलो। एक जैसा क्या सर? हाँ बोलो। सेम। coincides with water surface means अगर ये मेरा वर्टिकल प्लेन सरफेस का टॉप पोर्शन है, बड़ा एज पोर्शन है, अपर एज पोर्शन है, ये फ्री सरफेस के लिए कोइंसाइड है, मतलब ये फ्री सरफेस को टच करके रखा हुआ है। हमें क्लियर? क्लियर हुआ? ये जो वर्टिकल प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का जो टॉप एज है, ये टॉप एज मेरा वाटर सरफेस के ऊपर साथ कोइंसाइड है इस तरीके से। अभी क्लियर हुआ? यस सर। सो ये सरफेस के साथ ये जो मेरा रेक्टेंगल सरफेस है ये मेरा कोइंसाइड है। तो ये मेरा फ्री वाटर सरफेस है, ये मेरा फ्री वाटर सरफेस है, राइट? तो फ्री वाटर सरफेस के साथ वर्टिकल प्लेन सरफेस कोइंसाइड किया हुआ है। एक कंडीशन ये बोल दिया गया है। सेकेंड कंडीशन बोल दिया गया है कि 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, मतलब फ्री वाटर सरफेस से कितना डिस्टेंस में बिलोंग कर रहा है? 2.5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। मतलब ये अगर मेरा सरफेस है तो इस सरफेस से 2.5 मीटर नीचे ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। ये मेरा 2.5 मीटर है, बाकी सेम है, ये मेरा 3 मीटर है और ये मेरा 2 मीटर है। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन में बोल दिया गया है। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बोला गया है। फर्स्ट कोइंसाइड विद वाटर सरफेस व्हिच इज दिस and second is 2.5 meter below the free water surface which is this। तो ये तुम्हारे सामने है। अभी तुमको बोला गया है क्या डिटरमाइन करने? टोटल प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस।
सो नाउ व्हाट आई विल डू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका b और इसका h बोल दिया गया। अब थोड़ा सा तुम लोग मुझे कोऑर्डिनेट कर दो। अच्छा क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास अगर खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना। और एक बात सब लोगों को बोल दे रहा हूँ, अगर सेकेंड क्लास में मतलब जो अभी क्लास खत्म होने के बाद जब तुम लोग ज्वाइन करते हो उस टाइम का भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है, ठीक है? सो अगर ऐसा मत सोचो कि अभी अटेंडेंस मेरा चल गया तो हम लोग सेकंड पार्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, क्योंकि सबका अटेंडेंस काउंट होगा। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ और जूम का रिकॉर्डिंग में अटेंडेंस भी काउंट हो रहा है, तो मुझे और भी अच्छा सुविधा हो जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में कितना लड़का रह रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट में कितना लड़का रह रहा है, सेकंड पार्ट में कितना लड़का रह रहा है, तो सब लोग ज्वाइन करना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या बोला है, टोटल प्रेशर निकालने बोला है। F इक्वल्स टू व्हाट डिफाइन करने बोला है, और सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब H स्टार डिफाइन करने बोला है, ठीक है? अब मुझे बताओ कल का जो डेरिवेशन में मैंने क्या बोला था कि जब भी मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस है तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ रहा है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी G शो करना पड़ रहा है, राइट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी G शो करना पड़ रहा है और एक पॉइंट शो करना पड़ता है व्हिच इज माय P, व्हिच इज माय सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G शो कर रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर मैंने P शो कर दिया। अब G का जो हाइट है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G को हम लोग कौन सा हाइट से डिफाइन करते हैं, बताओ आंसर करो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी G को हम लोग कौन सा हाइट से डिफाइन करते हैं, आंसर करो स्टूडेंट्स। H बार H बार डिस्टेंस। ओके, और P बार को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, P बार का हाइट को, सॉरी P का हाइट को, जहां पे मेरा टोटल प्रेशर फोर्स एक्टिंग होता है उस हाइट को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, H स्टार। H स्टार, H बार एंड H स्टार। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को G H बार और P H स्टार में डिफाइन करते हैं। तो मुझे F का वैल्यू चाहिए और मुझे H स्टार का वैल्यू चाहिए। अब मुझे बताओ F इक्वल्स टू क्या होता है, वर्टिकल प्लेन सरफेस में F इक्वल्स टू F का वैल्यू क्या है, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए F का वैल्यू क्या है, करो बोलो, वर्टिकल सरफेस के लिए F का वैल्यू क्या है, बोलो राहुल, विजय, प्रदीप, आंसर करो। रो G इनटू एरिया और H बार। रो G एरिया H बार। तो मुझे फर्स्ट कंडीशन में फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रो G एरिया H बार। अब मुझे बताओ रो G एरिया H बार, ठीक? अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो मेरा एरिया है, ये एरिया तुम्हारे पास रो का वैल्यू है, क्यों, कैसे रो का वैल्यू है, क्योंकि तुमको यहाँ पे बोल दिया गया क्या है, क्या बोला गया है, किस लिक्विड के अंदर तुम्हारा सबमर्ज्ड है, किस लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, आंसर करो। सुन, तब तक न्यूमेरिकल के अंदर घुस पाओगे, आंसर करो, किस लिक्विड के अंदर, वाटर, वाटर। तो वाटर का अंदर अगर सबमर्ज्ड है तो वाटर का डेंसिटी हमको पता है, रो इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, रो इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये मुझे पता है। G का वैल्यू पता है, G इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझे पता है। अब मुझे बताओ एरिया, एरिया कैसे डिफाइन करेंगे रेक्टेंगल बॉडी के लिए, एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 into 3 2 into 3, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 2 into 3 इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द H bar, H bar equals to what, H bar equals to what, H bar मतलब याद है थोड़ी देर पहले जब मैंने दिखा रहा था कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस में लाई कर रहा है, इसका मतलब X is equal to what, मैंने अभी दिखा रहा था। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि H bar मतलब क्या है, तो H bar मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग मुझे बताओ H bar इक्वल्स टू क्या होगा, 3/2 3/2, थैंक यू। H bar equals to 3/2, 3/2 मतलब 1.5 मीटर। तो H bar equals to 3/2 is equal to 1.5 मीटर, मैंने जो क्लास पिछला पार्ट में मैंने दिखाया था। सो अभी तुम्हारे पास रो का वैल्यू पता है 1000
जी का वैल्यू पता है 9.81, एरिया का वैल्यू पता है कितना, एरिया का वैल्यू 6 एंड एच बार का वैल्यू है 1.5। अगर इसको अगर अभी कैलकुलेशन करेंगे तुम्हारे पास कितना आएगा, वैल्यू 88,290 न्यूटन। अब मुझे बताओ एफ का वैल्यू मुझे मिल गया, राइट, एफ का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, एफ का वैल्यू मुझे मिल गया था, उसके बाद मुझे क्या डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करने बोला गया, क्या है, एच स्टार। ए स्टार है। तो ए स्टार मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन, तो कौन पोजीशन में मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर काम कर रहा है, राइट। तो ए स्टार इक्वल्स टू का क्या फार्मूला था, मुझे कोई बताओगे? काल का डेरिवेशन में ए स्टार का फार्मूला क्या दिखाया गया था, कोई मुझे बताओ? IG by AH IG into बाय bar IG by H बार प्लस, बोलो कंप्लीट करो, H bar प्लस H बार, IG by AH बार प्लस H बार, ठीक है, IG by AH बार प्लस H बार, ठीक। तो अभी IG का वैल्यू क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल के लिए IG का वैल्यू पूछे थे हम, सो IG का वैल्यू क्या होगा, IG इक्वल्स टू व्हाट, IG इक्वल्स टू व्हाट, VD क्यूब बाय 12 VD क्यूब बाय 12, थैंक यू, VD क्यूब बाय 12। तो D का वैल्यू मुझे पता है 2, D का वैल्यू मुझे पता है, D मतलब क्या है यहाँ पे D मतलब है H जो मेरा हाइट है, सो यहाँ पे D क्यूब मतलब 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा कुछ 4.5 मीटर टू द पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होगा यहाँ पे मीटर टू द पावर 4 होता है, ठीक है। तो 4.5 मीटर टू द पावर 4 होगा, राइट। तो IG मुझे पास मिल गया, तो IG जब मिल गया तो मैं यहाँ पे 4.5 बैठाया, A का वैल्यू, A मेरा कितना है 6 में बैठाया, H बार का वैल्यू कितना है 1.5 में बैठाया, प्लस H बार का वैल्यू कितना है 1.5। इसको कैलकुलेशन करके जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ 2.0 में। अब मुझे बताओ इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है, इस पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन, यस और नो? नो सर। सर IG का यूनिट क्या लिखा है? IG का यूनिट मीटर टू द पावर 4 है, IG का यूनिट मीटर टू द पावर 4 है, क्योंकि देखो B का यूनिट क्या है, B का यूनिट क्या है, मीटर, D का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो मीटर इनटू मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर पावर 4। मीटर टू द पावर 4, ठीक है, समझ में आया। सो मीटर टू द पावर 4 IG का यूनिट। तो अभी इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट पार्ट में? सर बोलो। सर शेप का हिसाब से IG का यूनिट भी तो चेंज हो सकता है, इसके हिसाब से जैसे पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम हुआ, ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल के लिए क्या था, ट्रायंगल के लिए क्या था, BH क्यूब बाय 36। BH क्यूब। D का यूनिट क्या है, H का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर टू द पावर 4, मीटर, यस सर। पावर 4। सर्कल का यूनिट क्या है, सर्कल का ये पाई टू द पावर 4 by 64, पाई हैज नो यूनिट, D का यूनिट मीटर, तो मीटर टू द पावर 4 by 64, by सॉरी मीटर टू द पावर 4। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो अभी बोलो मुझे ये जो पहला पार्ट का न्यूमेरिकल में किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, सो दैट आई विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, सो सेकंड पार्ट में हम लोग जो बी वाला पोर्शन जो हुआ है सेकंड ई वाला के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट को। सेकंड वाला पार्ट में क्या है, सेम हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करेंगे, तो मेरा बीचों बीच में होगा, यहाँ से मेरा इसका डिस्टेंस है H स्टार, यहाँ सॉरी H बार। लेकिन H बार एक्चुअल में क्या है, H बार ये मेरा H बार है, राइट। और इसमें यहाँ पे एक मैंने पॉइंट डिफाइन करूंगा व्हिच इज माय P, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा H स्टार, H बार एंड H स्टार, ठीक। तो अभी मुझे बताओ
इसके लिए भी मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर फोर्स। F इक्वल्स टू क्या है, रो जी ए एच बार। अब मुझे बताओ यहाँ का जो एच बार और यहाँ पे जो मैंने एच बार निकाला था पहला केस में, दोनों क्या सेम है या डिफरेंस आएगा वैल्यू? दोनों क्या सेम है या डिफरेंस आएगा वैल्यू? डिफरेंस आएगा सर। डिफरेंस आएगा। अब देखो तुम लोग चीज देखो, यहाँ का ये जो रेक्टेंगल है ये भी वही रेक्टेंगल है, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो इसमें रो का वैल्यू मुझे पता है 1000, जी का वैल्यू है 9.81, एरिया का वैल्यू मुझे पता है 6, बट एच बार का वैल्यू मुझे पता नहीं। तो मुझे एच बार का वैल्यू निकालना है। सो एच बार इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग एच बार इक्वल्स टू क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग एच बार इक्वल्स टू क्या हो सकता है? बोलो, टेल मी एच बार ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग को देख के बताओ। बोलो लाल सिंह, बोलो लाल सिंह। 1.5 हाँ 2.5 plus 1.5 2.5 प्लस 1.5 2.5 प्लस 1.5 कैसे निकाला? क्योंकि देखो इस केस में मेरा एच बार कितना था, 1.5 था, बिकॉज एच बार इक्वल्स टू मैंने क्या किया 3/2। तो यहां से ये तो मेरा पूरा 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक मेरा कितना बना, 3/2 बना, मतलब 1.5, और यहां से लेकर इसका डिस्टेंस है 2.5। तो मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस प्लस यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ऐड कर दे रहा हूं। सो 2.5 डिवाइड प्लस 1.5, 1.5 मतलब 3/2। इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो दैट इज 4.0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 पुट करूंगा और इसको अगर कैलकुलेशन करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 23,5440 न्यूटन, 2,35,440 न्यूटन, 2,35,440 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा वैल्यू आएगा टोटल प्रेशर का। अब अगर मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ प्रेशर का वैल्यू, सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार का फॉर्मूला प्लीज अगेन फिर से दूसरा कोई लड़का पुरंदर बोलो, H स्टार का फॉर्मूला क्या है? H स्टार का फॉर्मूला क्या है पुरंदर? मैं जब भी किसी का नाम बुलाऊंगा वो अनम्यूट कर दो, उसके बाद अगर उसको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बोलो कि सर नहीं आता है। कॉन्फिडेंट पुरंदर बोलो। सर आई जी बाई AH डैश A बार AH बार प्लस H बार प्लस H बार। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे IG का वैल्यू मुझे पता है, IG का मुझे वैल्यू पता है, ठीक है, A का वैल्यू पता है, H बार का भी वैल्यू पता है। तो मैं यहाँ पुट करूंगा 4.5 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का वैल्यू 6, H बार का वैल्यू कितना है, H बार का वैल्यू कितना है 6 into 1.5, सॉरी यहाँ पे 1.5 नहीं, H बार का वैल्यू 4 आया है, 6 into 4 plus 4। इसको अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा दैट इज 4.1875 मीटर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सेकंड पार्ट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। डाउट नहीं ना? नो सर। ओके, अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, पहला केस में फोर्स का वैल्यू क्या आया था? पहला केस में फोर्स का वैल्यू आया था 8290। सेकंड केस में फोर्स का वैल्यू आया ये, फर्स्ट केस में फोर्स का वैल्यू ये, सेकंड केस में फोर्स का वैल्यू ये। फर्स्ट केस में H स्टार का वैल्यू कितना आया था? फर्स्ट केस में H स्टार का वैल्यू आया था 2 मीटर, सेकंड केस में H स्टार का वैल्यू आया 4.18 मीटर। इसका मतलब 2.5 मीटर हाइट डेप्थ में जाने की वजह से, 2.5 मीटर नीचे जाने की वजह से टोटल प्रेशर फोर्स 88,290 से बढ़कर 2,35,440 मीटर तक पहुंचा। इसका मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था कि P इक्वल्स टू rho g H एंड P वेरीज एज H, मतलब P बढ़ेगा कब? जब मेरा हाइट बढ़ेगा, तो हाइट बढ़ेगा तो मेरा P बढ़ेगा, और P बढ़ेगा तो मेरा फोर्स भी बढ़ेगा, P बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो P वेरीज एज फोर्स, सो P बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2.5 मीटर हाइट बढ़ने के वजह से ये हाइट बढ़ा, इसके वजह से प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से 88,290 से 2,35,440 न्यूटन के टोटल प्रेशर फोर्स मेरा पड़ा। अब मुझे बताओ इस पार्ट में एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में?
नो सर। ओके बाकी स्टूडेंट्स देखो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने लगा बहुत छोटा है तुरंत हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ज्यादातर थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग सेकंड नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे में हम लोग इसका रिलेटेड और एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव है, थोड़ा समझना जरूरी है। उस तरह के न्यूमेरिकल देखेंगे और नेक्स्ट दिन हम लोग इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के ऊपर फिर से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में किसी को कोई डाउट? एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट? नो सर। Yes or no? नो सर। नो सर। नो सर। Okay. So 19 जून फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है शाम को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे तक। तो दोपहर को 2 बजे के पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड असाइनमेंट मॉडल में सबमिशन करना। ओके, सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर हाँ बोलो। सर सबमिशन का लिंक भेज दीजिएगा ना? सबमिशन का लिंक नहीं, तुम मूडल में जाओ, मूडल में जाने में फ्लूइड मैकेनिक्स में जाओ, वहां पे लिखा हुआ रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स असाइनमेंट 2। फ्लूइड मैकेनिक्स असाइनमेंट 2 देखो, असाइनमेंट सेक्शन में जाओगे फ्लूइड मैकेनिक्स असाइनमेंट 2 बोल के लिखा हुआ रहेगा, वो लिंक को क्लिक करोगे, उसमें तुम आराम से सबमिशन कर सकते हो। थैंक यू सर। सर हम बोल रहे सर सर हम फर्स्ट मीटिंग में एंटर हुए थे सर, आप रिमूव कर दिए थे सर। मैं रिमूव कर दिया था। हाँ सर, थैंक यू सर। Thank you everyone for attending class. Bye everyone. Please join the next class. Okay, join the next class. थैंक यू सर।